नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंपनी अकाउंट्स। हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि व्हाट इज ए कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ये कैसे बनाई जाती है। शॉर्ट में हम समझेंगे तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। और हमारे देश में जो लॉ है वो है प्रेजेंटली जो है वो कंपनी एक्ट 2013 है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपनी क्या है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी लॉ, perpetual succession, limited liability, separate management and its ownership, common seal and transferability of the shares. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जो हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड वन पर्सन कंपनी, उसकी हमने विशेषताएं बात की थी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इन तीनों के बारे में हमने समझा था। हमने लायबिलिटी के आधार पर भी डिस्कस किया था कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती हैं एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। यानी इतने प्रकार की हमारी जो कंपनी होती हैं ये लायबिलिटी के आधार पर होती हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने पिछले क्लास के अंदर। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। ये सारी बातें मैं आपको केवल इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हमने लास्ट टाइम किया था और अभी 3-4 दिन का डिफरेंस आ चुका है, तो वी मस्ट रिमाइंड दैट कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी पर आने से पहले ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल पर आने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि उसको समझने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि कंपनी की फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ थोड़ा सा, हालांकि ये आप बीएसटी में पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, बट स्टिल देखिएगा मेरे साथ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कंपनी बनती है, जैसा आपको बताया, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मींस इट इज क्रिएटेड विद इनकॉर्पोरेशन। यानी जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाता है, रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है, तब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो उसका जो प्रोसेस है एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रमोशन का काम होता है, आप पढ़ चुके हैं हालांकि। देन इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होता है। देन कैपिटल सब्सक्राइब की जाती है। उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, कुछ आप कह सकते हो कि रिलैक्सेशन मिलता है प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, नाउ प्रमोशन आप बीएसटी में इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं, इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर की प्रोमोटर्स जो हैं वो कंपनी की सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और उसके बाद में उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रोस्पेक्टस होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तब कंपनी को परमिशन मिल जाती है अपनी कैपिटल को सब्सक्राइब करने की, यानी आम लोगों से पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई करने की परमिशन मिल जाती है। ठीक है, यहां पर यह बात हमारे लिए समझनी जरूरी थी। इस सारे काम को करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, जो व्यक्ति जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको कुछ एक्सपेंडिचर करने होते हैं, एंड दैट एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इस पर ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना जरूरी था कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। मींस आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, और आपको जब सर्टिफिकेट मिल गया तो यू विल बी अलाउड कि आप अपनी कैपिटल को सब्सक्राइब कर सके। नाउ क्वेश्चन कम्स कि
जो हम सब्सक्रिप्शन करते हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि शेयर कैपिटल ऑफ जो कंपनी है ये क्या होती है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी is divided, you can say the capital of a company is divided into small units, in the units of small denominations, like rupees 1, rupees 5, rupees 2, rupees 10. जनरली ये 1, 2 और 10 के शेयर में होती है, अदरवाइज 50 and 100 पे होता है। The capital of a company is divided into unit of small denomination and each unit, लाइक हमने डिवाइड कर दिया उसको 1 रुपीज में या 2 रुपीज में, तो ईच यूनिट ऑफ दैट 1 रुपी और 2 रुपी और 10 रुपी इज कॉल्ड ए शेयर। मीन्स ए शेयर इज ए यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड एंड ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन दैट शेयर, वी कॉल दैट फेस वैल्यू। लाइक इफ इट इज ऑफ 1 रुपी, that means its face value is rupees 1, its nominal value is rupees 1. When it will be traded in the market, its market value may be different, maybe rupees maybe 50 paisa or maybe 10 rupees or 200 rupee, but its face value will be, nominal value will be called rupees 1 only. Holder of these shares, those who hold these shares are called shareholders या member of the company. उनको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, उनको कंपनी के मेंबर भी कहते हैं, और इन्हीं मेंबर्स में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। यानी एक बोर्ड बनाया जाता है जो उसमें इन्हीं मेंबर्स में से सेलेक्ट किया जाता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। उसके कुछ और भी नियम होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। नाउ आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि ये जो शेयर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि जो टाइप ऑफ शेयर है, काइंड ऑफ क्लास ऑफ शेयर है, उसी के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, द शेयर्स आर ऑफ टू टाइप, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 43B ऑफ कंपनी एक्ट 2013। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन क्या होते हैं पहले हम इसको समझ लें। इसमें देखिए इसका नाम ही बता रहा है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मींस व्हेन सम, you can say, rights are given to you in advance, some preference is given to you means to the shareholder, means the shares which have some preferences, some rights. Preference shares are the shares which carry the following preferential rights. यानी उनको शुरू में ही कुछ राइट्स मिल जाते हैं। कौन से राइट मिल जाते हैं? नंबर 1, राइट टू रिसीव डिविडेंड, यानी जो कंपनी के अंदर, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, जब वो ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। मींस दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो एक शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो राइट टू रिसीव डिविडेंड यानी उनको लाभ लेने का अधिकार। दैट टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट। वो फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, वो एक फिक्स रेट पर भी हो सकता है, विच में आइदर बी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स बिकॉज इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, यानी जो डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, इनको भी मिलता है, बट इनके साथ में कुछ कंडीशंस रहती हैं। बट इन्हें जो राइट है वो इन्हें राइट मिला हुआ है रिसीव करने का डिविडेंड। इसको आसान शब्दों में समझ लीजिए। यानी पहला राइट है इनके पास टू रिसीव डिविडेंड, और दूसरा राइट है टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, देखिए जो डिविडेंड का राइट है वो भी शेयर होल्डर से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर्स दो प्रकार के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को दो स्पेशल राइट मिल रहे हैं। पहला स्पेशल राइट मिल रहा है, उनको लाभ में हिस्सा जरूर मिलेगा, वो फिक्स रेट पे हो सकता है, वो फिक्स अमाउंट हो सकता है। एंड दूसरा,
उन्हें उनका जो पैसा उन्होंने लगा रखा है, यदि कंपनी बंद की जाएगी, वाइंडिंग अप किया जाएगा कंपनी का, तो उस समय पर उनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले उनको वापस किया जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि लाभ मिलना भी निश्चित है और आपने जो पैसा जमा किया है, लगाया है, वो पैसा भी आपको मिलने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे इसके शुरू में कहा गया, प्रेफरेंस मींस सम प्रेफरेंस इज गिवन टू द शेयर होल्डर। अब और कौन कौन से प्रेफरेंस होते हैं? पहला प्रेफरेंस था प्रेफरेंस टू डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसमें जो डिविडेंड मिलना है वो अगर एक साल किसी वजह से नहीं मिल पाया तो इकट्ठा होता रहेगा और जब कंपनी के पास पैसा आएगा तब कंपनी दे देगी। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। और जो नॉन क्यूमुलेटिव हैं, जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, उनमें ऐसा नहीं होगा, उनका प्रॉफिट इकट्ठा नहीं होता है। बट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपका डिविडेंड का पार्ट इकट्ठा होता रहेगा और बाद में आपको एक साथ मिल जाएगा। दूसरे हैं प्रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी आपको एक निश्चित तो कह दिया गया कि आपको सपोज 10% लाभ मिलेगा। अब 10% के बाद में भी अगर एक लिमिटेड प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, तो उसमें भी आपको कुछ लाभ मिलने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे शेयर्स को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। एक होते हैं प्रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, यानी जिनको कहा जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ये वो शेयर हैं जिनको हम कुछ समय के बाद में इक्विटी शेयर में बदल देते हैं। तो अगर ये कन्वर्टेबल हैं तो कंडीशन है, अदरवाइज नॉन कन्वर्टेबल हो जाएंगे। अगर ये प्रेफरेंस मिला हुआ नहीं है कन्वर्ट करने का तो दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस टू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के अंदर क्या होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब यह है कि एक निश्चित समय के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। और इरिडीमेबल में क्या होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तब आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। प्रेफरेंस तो यहाँ पे भी है लेकिन वाइंड अप होते समय इरिडीमेबल है। और रिडीमेबल में क्या होता है, ये टाइम बाउंड होता है, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर, कि इतने वर्ष के बाद आपको आपका पैसा कंपनी वापस देगी। यानी क्यूमुलेटिव में आपका डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसमें आपको पार्ट मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी में आपका प्रेफरेंस शेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में, जबकि नॉन कन्वर्टेबल में ये प्रॉफिट, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस टू रिडेम्पशन में एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आपका शेयर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएगा और इरिडीमेबल के अंदर वो केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही रिडीम होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक मिनट, हाँ जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिगार्डिंग इक्विटी शेयर्स। तो 43(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है इक्विटी शेयर के बारे में? Equity shares are those shares which are not preference shares. Shares which do not enjoy preferential right of receiving dividend or repayment of capital are called equity shares. ध्यान दीजिए, इक्विटी नाम बता रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं समता, मीन्स इक्वलिटी। मीन्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस, जिन पर कोई प्रेफरेंस मिला हुआ नहीं है, पूर्व अधिकार कोई मिला हुआ नहीं है, एडवांस में कोई राइट मिला हुआ नहीं है आपको। शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, जो दो राइट थे, कौन से, डिविडेंड का और पैसा वापस लेने का, वो दोनों राइट यहाँ पर नहीं है। ऐसे शेयर्स को इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। जस्ट अ मिनट।
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमें देखना है, ये आपने दो तरीके के शेयर समझ लिए। अब चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शेयर की, वो प्रेफरेंस भी हो सकता है, वो इक्विटी भी हो सकता है, ठीक है। नाउ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारी जो शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, हम वी कॉल दैट शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, क्या कहते हैं उसको, इसके बारे में हम सारी बात यहाँ पर अब करेंगे। ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन द पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3। पार्ट 1 के अंदर हमारी बैलेंस शीट आती है, पार्ट 2 के अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है। इट रिक्वायर्स कंपनी टू शो। अब इस कंपनी एक्ट की आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जो अपनी कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, उसको 3 पार्ट्स में दिखाना होता है। 3 पार्ट्स मतलब 3 हेडिंग्स के अंतर्गत। कौन कौन से 3 हेडिंग्स हैं? एक है एथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा है इशूड कैपिटल और तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली बात ध्यान दीजिए, एथोराइज्ड कैपिटल। सेक्शन 2(h) ऑफ कंपनी एक्ट कहता है एथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल मींस, देखिए 3 नाम बता दिए एक ही के मैंने आपको, एथोराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड, एक ही बात है। एथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल मींस सच कैपिटल as authorized by the memorandum of association of company to be the maximum amount of share capital of company। यानी एक कंपनी की शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी होगी और कौन से कितने शेयर में होगी, लाइक प्रेफरेंस शेयर होंगे या इक्विटी शेयर होंगे, और मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी होगी, ये जिस मेमोरेंडम के जिस क्लॉज में बताया जाता है उसको हम एथोराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। यानी सेक्शन 2(8) के अनुसार एथोराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल है, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो शेयर कैपिटल एक कंपनी इशू कर सकती है या एक कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल हो सकती है। एथोराइज मतलब कंपनी को ने अपने मेमोरेंडम के थ्रू ये अधिकार ले लिया कि वो मैक्सिमम, सपोज 100 करोड़, तो मैक्सिमम वो 100 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती वो कंपनी, क्योंकि उसने कंपनी बनाते समय अपनी एथोराइज कैपिटल 100 करोड़ डिसाइड की है। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। Issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription। सेक्शन 250 कहता है कंपनी एक्ट का कि इशू कैपिटल वो कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल का आप कह सकते हो वो पार्ट विच कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। एथोराइज्ड कैपिटल सारी कंपनी इशू नहीं करेगी, उसमें से कुछ कैपिटल को कंपनी इशू करेगी या टाइम टू टाइम इशू करती रहेगी। इशू करने का मतलब हो गया जिसको वो अपने कंपनी के नियम अनुसार परमिशन ले लेगी कि इस कैपिटल को हम मार्केट में इशू करके और मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो जितने पैसे के लिए एक तरीके से इशू करने के करती है टाइम टू टाइम, उस कैपिटल को इशूड कैपिटल कहा जाता है। तीसरी आती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which is for the time being subscribed by the members of company। अब 100 करोड़ की कैपिटल थी एथोराइज्ड, उसमें से इशू करने की परमिशन मिली 20 करोड़ की कंपनी के अधिकारियों को। अब उन्होंने 20 करोड़ लोगों को ऑफर किया कि आप इस 20 करोड़ रुपए को ले लीजिए। अब वो पूरे 20 को भी कर सकते थे, वो कम को भी कर सकते थे। अब उसमें से जितने लोगों ने आपके कैपिटल को लिया, आपके शेयर्स को लिया, आपकी कंपनी में पैसा लगाया, सपोज उस 20 करोड़ में से 18 करोड़ ने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया, तो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी 18 करोड़। यानी वो कैपिटल जो आपको मिली है, जो आपकी फर्म में शेयर होल्डर्स ने लगाई है। सब्सक्राइब कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which is for the time being subscribed by the member of a company। सेक्शन 286 कहता है
ये दो प्रकार की हो सकती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब इस 18 लाख में से 10 लाख लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने शेयर ले लिए और पूरा पैसा दे दिया आपको। सब्सक्राइब 10 लाख हुआ और 10 लाख का उन्होंने आपको पूरा पेमेंट 10 लाख कर दिया। लेकिन 8 लाख के ऐसे थे जिन्होंने सब्सक्राइब किया, आपसे एप्लीकेशन दी आपको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने उस 8 लाख में से सपोज आपको 6 लाख ही दे रखा है या 6 करोड़ ही दे रखा है 8 करोड़ में से, तो दैट मीन्स दे आर कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। और जिन्होंने पूरा पेमेंट आपको दे दिया दे आर कॉल्ड फुल्ली पेड। यानी आपकी कैपिटल 3 नाम से लिखी जाएगी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के अंदर दो प्रकार की होगी, फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहां पर। एक कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 20 लाख इशूड की परमिशन ली, उसमें से 20 करोड़ की, उसमें से 18 करोड़ के लिए हमने सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन मांगी। 10 करोड़ पर हमने सारा पैसा मांग लिया, कंपनी ने सारा पैसा इन्वेस्टर से मांग लिया और सारा पैसा मिल गया। हमने सारा पैसा मांग लिया, सारा पैसा मिल गया, यानी हमने सारा सब्सक्राइब किए 10 करोड़ जिन लोगों ने, उन्होंने फुल्ली पे कर दिया, फुल पेमेंट दे दिया, तो हमारी पेड अप कैपिटल वो पूरी की पूरी 10 करोड़ हो गई, सारा पैसा हमें मिल गया। बाकी के जो 8 करोड़ थे उसमें से हमने मांगा है 6 करोड़ है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये जो पैसा है ये आगे आप पढ़ेंगे, ये इकट्ठा भी मांगा जा सकता है, टुकड़ों में भी मांगा जा सकता है, ठीक है। तो हमने जो 10 करोड़ थे उनसे पूरा मांगा, पूरा मिल गया, दैट 10 करोड़ इज पेड अप, बट जो बाकी के 8 करोड़ थे उनसे सपोज कीजिए हमने 6 करोड़ ही मांगा है और उस 6 में से भी उन्होंने हमें 4 दिया है, तो हमारी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है 6 करोड़। हमने कॉल किया है, मांगा है 6 करोड़ और हमें मिला है 4 करोड़, तो पेड अप हो जाती है हमारी 4 करोड़। यानी सब्सक्राइब वो अमाउंट जो लोगों ने अप्लाई किया, कॉल्ड जितना हमने उनसे पैसा मांगा, और पेड अप जितना उन्होंने हमें उसमें से दे दिया। हमने एप्लीकेशन मांगी 20 करोड़ की, एप्लीकेशन आई 18 करोड़ की, तो सब्सक्राइब हुआ 18 करोड़। हमने टोटल पैसा मांगा 16 करोड़, तो हमारा कॉल्ड अप हुआ 16 करोड़, हमारे पास आया 14 करोड़, तो पेड अप पैसा हुआ हमारा 14 करोड़, ठीक है। देखेंगे दोबारा ध्यान से, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मींस such part of capital which has been called for payment. Thus, it means the amount of nominal value of share which has been called for payment by shareholders. Section 215 कहता है। Paid up share capital. Paid up share capital means such aggregate of money credited and paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of share issue. यानी आसान भाषा में जो हमने शेयर इशू किए हैं उसमें उसके अगेंस्ट में हमें जो पैसा टोटल रिसीव हो गया, दैट इज पेड अप, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स। कोई और प्रकार का पैसा मिला वो इसका पार्ट नहीं होगा, केवल वो पैसा पार्ट होगा जो हमें शेयर्स के अगेंस्ट मिला है, शेयर्स का मिला है जो हमने कॉल किया था। सेक्शन 264 कहता है पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में। इसके बाद दो पॉइंट आते हैं, एक है कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। थोड़ा सा आगे के हैं बट मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा अभी इनको भी। कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है जो हमने पैसा मांगा, कॉल किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 करोड़ में से 18 की एप्लीकेशन आई, 18 में से हमने 16 मांगा और 16 में से 14 आ गया, 2 करोड़ नहीं आया, आना बाकी है। हमने 16 मांगा था, 14 आ गया, 2 मांगा था, आया नहीं है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर, मिलना बाकी है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एडवांस दे देते हैं, 18 था, हमने 16 मांगा था, लेकिन सबने अपना पूरा पैसा दे दिया, हमें 18 का 18 दे दिया, तो जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर दिया जो हमने मांगा नहीं था, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। लेट्स सी, कॉल इन एरियर मींस द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। एक ही बात है, हमें नहीं मिला या शेयर होल्डर ने नहीं दिया,
अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। हमने शेयर कैपिटल के लिए जो पैसा उनसे मांगा था उसमें से जो पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। और इस पैसे को हम अपनी बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप हेडिंग के अंदर दिखाते हैं, ऐसे शेयर्स को जिन पर पूरा पैसा नहीं मिला। दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। एक कंपनी इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है तभी एडवांस ले सकती है, नहीं तो नहीं ले सकती। मे रिसीव अमाउंट अगेंस्ट कॉल येट टू बी मेड। कॉल हमने किया नहीं है लेकिन उसका पैसा एडवांस में हम तब ले सकते हैं जब हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहे, नहीं तो नहीं ले सकते। एंड अगर वो हमारे पास पैसा आ भी गया तो वो करंट लायबिलिटी में सब हेडिंग के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाया जाता है। द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस and it is shown in the liability side of balance sheet under main heading current liabilities and sub heading other current liabilities। अब आप सोच रहे होंगे ये हेडिंग क्या है? ये आपको अभी कुछ थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद आपको कंपनी की बैलेंस शीट बताई जाएगी, उसमें आपके समझ में आएगा कि ये सब हेडिंग या मेन हेडिंग क्या होते हैं। ठीक है, बट यहां पर समझना ये है कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस क्या है। एक बहुत अच्छा पॉइंट नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों ज्यादा अंतर नहीं लगता देखने में, शब्द ऐसा लगता है आगे पीछे गलती से लिख दिए, बट दोनों बिल्कुल अलग है। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, जबकि कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट का वो भाग है जो हमें डिविडेंड के रूप में नहीं बांटना है, जो हमें किसी कैपिटल रीजंस प्रॉफिट की वजह से हमें मिला था और हमने उसको अलग रखा है, दैट इज कैपिटल रिजर्व। वो सामान्य बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, कुछ अलग से आया हुआ प्रॉफिट है। जबकि रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है जो हमारी एथोराइज्ड कैपिटल होती है उसमें से हम कुछ कैपिटल को रिजर्व कर देते हैं फॉर फ्यूचर, जनरली फॉर वाइंडिंग अप के लिए रखते हैं। Reserve capital is part of share capital that a company resolves not to call except in the event of its winding up। यानी हमारी एथोराइज्ड कैपिटल सपोज 200 करोड़ थी, हमने उसमें से 5% यानी 10 करोड़ इस काम के लिए रिजर्व कर दिया। किस काम के लिए? कि हम इसको इशू नहीं कर सकते, कब तक? नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ इट बी वाउंड अप। कंपनी को जब बंद कर रहे होंगे उस समय पे, या कंपनी को हम किसी को हैंडओवर कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, एमलगमेशन हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, तब हम उसको यूज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो वो पैसा रिजर्व कर दिया जाता है कैपिटल का। नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप, सच शेयर्स आर नोन एज और शोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड इफ ए लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू लिमिटेड कंपनी, इट मस्ट हैव रिजर्व कैपिटल। यदि अनलिमिटेड कंपनी अपने आप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करती है तो इसके पास रिजर्व कैपिटल होनी कंपलसरी होती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी की जो बैलेंस शीट्स हैं या जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं उसकी जो फॉर्मेट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेट। ठीक है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ पर मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट हमें बताता है बैलेंस शीट के बारे में कि कंपनी की बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाएगी, और पार्ट 2 बताएगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में।